जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे वन हमारी जीवन रेखा। वन से संबंधित आज का क्लास होगा जो कि चैप्टर नंबर 17 है और ओवरऑल चैप्टर नंबर 12। आपको पता है कि हमारा NCERT साइंस का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत क्लास 6 से लेकर के 10-12 तक की पूरी साइंस को हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम, खास करके BPSC टीचर 3 का भी एग्ज़ाम होने वाला है मार्च के आसपास में। तो जो साइंस स्ट्रीम के जितने लोग हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पिछला एग्ज़ाम जो था उसमें सभी के सभी प्रश्न जो है वो साइंस में इन्हीं सभी NCERT के बुक से दिए गए थे। तो आपके दोस्त, भाई, बहन या सहेली जो कोई भी हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि उनको ये फ़ायदा मिल सके। साथ ही साथ जिनका बिहार दरोगा मेंस और बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है वो भी इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि उनका भी इससे बहुत कुछ होने वाला है। तो आइए, आज का जो हमारा चैप्टर है ये चैप्टर नंबर क्लास 7 का 17 नंबर चैप्टर है और इसके बाद 18 चैप्टर एक और बचेगा। तो कल तक आपको 18 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। कौन सी? आप हमें कमेंट में बता देना, क्लास 8 शुरू करें, क्लास 9 शुरू करें, कौन सा शुरू करें। ठीक है, मुझे ही पता आप क्या कहोगे कि सर 7 हुआ है 8 शुरू कर दीजिए, कंटिन्यू, यही कहोगे ना। हाँ, तो जैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 18 समाप्त होगा, क्लास 7 समाप्त होगा, उसके बाद हम क्लास 9 आपको कवर कराएंगे। तो आइए, आज का जो चैप्टर है इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जानवर के नाम और बहुत सारे जानवर कहाँ पाए जाते हैं, उसके कुछ विशेषताएं हैं, वो आपको पूछा जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है ये हमारा साइंस के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित चैप्टर है। तो जो भी कुछ आपके पास पेन, कलम, पेंसिल है उसको लेकर के कॉपी के साथ बैठ जाइए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करते चलेंगे। और आपको पता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है कि हम वही पढ़ाते हैं जो आपके काम का होता है, जो हम नहीं पढ़ाते हैं वो आपके काम का नहीं होता। और हमने पहले PDF को क्या करते हैं कि हाईलाइट करके रखते हैं, पहले खुद पढ़ते हैं उसके बाद आपको पढ़ाते हैं ताकि आपका समय बच सके। ठीक है, और PDF आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हो गई पूरी बात। अब जल्दी से आप पहले शेयर करके आओ, सब्सक्राइब करो नए हैं तो, और कमेंट में आप बताओ। सुबह की एक प्रश्न है, यानी कि चैप्टर नंबर 16 का प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। चैप्टर नंबर 16 में सबसे पहला लाइन हमने जाना था। तो आपका सवाल है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, और उसी के साथ आज का हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे जो है हमारा वन। तो कहता है कि प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे फेफड़े हैं, इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। पेड़ पौधों को, वन को हम क्या कहते हैं? हरे फेफड़ा कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करता है। ये प्रोफेसर अहमद कोई नहीं है, प्रोफेसर ये बच्चों को घुमाने लेके गए थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने ऐसा बताया। अब वन भ्रमण चल रही है, बच्चे लोग अपना स्कूल से घूमने गया है, आपने भी टूर पे कभी गया होगा। तो ये घूम रहे हैं, कुछ जंगल में उसको जंतु दिखे, बंदर दिखे। अब यहाँ पर टीबू जो है एक छात्र है, उसने कहा कि टीबू ने यह भी बताया कि सूकर यानी कि बराह या सुअर, गौर, वाइसन, गीदड़, सेही, हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। यानी कि गौर, गीदड़, सेही, सूकर, हाथी ये सभी कहाँ रहता है? तो अधिक सघन क्षेत्र में रहता है। अधिक सघन क्षेत्र कहने का मतलब है जहाँ पर जंगल बहुत घने होते हैं उसे हम अधिक सघन क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद क्या है तो और हम देखते हैं तो यहाँ पर ये पेड़ पौधे हैं जो कि अलग अलग रूप में है, वास है, नीम है, ये सभी। अब कहता है कि टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलास, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। यानी कि जंगल में ये सभी पेड़ पाए जाते हैं, जो कि आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। कहता है कि वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की बिसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी होती है। बिसर्पी लता, आरोही लता, इन सभी के बारे में मैंने क्लास 6 में पढ़ाया था। अगर आप वो नहीं पढ़े हैं तो आपको देखना चाहिए क्लास 6 की पूरी वीडियो, और एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है NCERT साइंस सीरीज का, तो आप प्लेलिस्ट से जा करके उसको देखा करें। तो वृक्ष में कौन कौन सी लताएं? बिसर्पी लता और आरोही लता पाया जाता है।
बाकी आपके काम का नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर बड़ा है लेकिन आपके काम के लिए छोटा सा ही। कहता है कि आपकी सूची में काष्ठ से बनी अनेक वस्तु यानी कि लकड़ी से कुछ बनी वस्तु है। प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्सा, कागज, माचिस की तीलियाँ, फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाला, जंतु का चारा और औषधीय पादप भी वनों से प्राप्त होता है। गोंद, तेल, मसाला ये सभी किससे प्राप्त होता है? तो वन से प्राप्त होता है। ये देखो, ये शहद है, मोहरी लाख है, कुछ गोंद है। ये मोहरी लाख याद रखेंगे, ठीक है। मोहरी लाख 1 लाख होता है जो आप यहाँ झारखंड के आसपास में ज़्यादा पाया जाता है। और ये मोहरी लाख जो है ये भी किससे का उत्पादन है? तो मोहरी लाख, कत्था, गोंद ये सभी वनों का उत्पादन है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि उनके अंकुरन और नवोद्भिद और पौध में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। यह याद रखना है कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तना से ऊपर अगर उठ जाता है, तने से ऊपर उठ जाता है तो वह शिखर कहलाता है। क्या कहलाएगा? शिखर कहलाएगा। फिर कहता है कि वन में उच्च वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि यह बितान यानी कि कैनोपी कहलाता है। कैनोपी क्या है? तो आप ये देखो, ये वाला जो आप देख रहे हो ये इसका शिखर आकार का है। क्या है? ये शिखर आकार का है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बड़े वृक्ष जो है छोटे वृक्ष को झाँक करके रखता है, यानी कि वन में ऊंचे वृक्ष की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्ष के ऊपर छत के जैसा बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बितान या कैनोपी कहते हैं। मतलब आप समझो, ये कोई पौधा है, ये इतना बड़ा पौधा है, ठीक है, और इसके नीचे कोई छोटा पौधा अगर हो गया तो ये जो बड़ा पौधा है ये छोटे पौधे को एक छत के रूप में काम कर रहा है, तो ये छोटा पौधा क्या कहलाएगा? बितान या कैनोपी कहलाएगा। यानी कि बड़े पौधों के समूह के में छोटे पौधे का होना बितान या कैनोपी कहलाएगा। अब आगे चलते हैं। गोंद देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको भरने के लिए दिया गया है, लेकिन ये याद रख लो, बबूल से गोंद प्राप्त होता है। तेल, चंदन से तेल प्राप्त होता है। नीम औषधि है, ये सभी। अब है कि प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और अमाप साइज में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण कृषि वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती, इन्हें अधोतल कहते हैं। अधोतल क्या है? तो वृक्षों के शिखर की जो आकृति और साइज में जो परस्पर भिन्न होता है उसके कारण उसकी ऊंचाइयों में जो एक क्षैतिज परत, मतलब ऐसा, फिर कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, इस तरह से जब क्षैतिज परतें बन जाती है, एक तल का निर्माण हो जाता है तो उसे हम अधोतल कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोतल कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं, ध्यान रखना है। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाएगा जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास की परतें होती है और सबसे नीचे की परत शाख होती है। मतलब बड़े बड़े पेड़ों के नीचे सबसे नीचे में जो छोटी छोटी घासें होती है उसे शाख कहा जाता है। क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? बूझों ने पूछा। तो प्रोफेसर अहमद ने कहा नहीं। तो यहाँ देखो, आपको 2-3 चीज़ याद रखना है। ये वाली लाइन से एक याद रखना है कि सभी वृक्षों के शिखर की लंबाई और साइज बराबर नहीं होते, ठीक है। दूसरा याद रखना है कि विशाल और ऊंचे वृक्ष के शीर्ष परत बनाते हैं, ठीक है। इन विशाल ऊंचे वृक्ष के परतों के नीचे छोटी घास और शाख होता है। तीसरा कथन ये याद रखना है कि सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के नहीं होते हैं। सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के नहीं होते हैं। अब ये देख लो, हमने जो शिखर बताया ये सबसे बड़ा वाला पेड़ का ऊपर का शिखर हो गया। ये उसके नीचे जो रह रहा है उसको हम अधोतल कहते हैं। कह रहे जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में विभिन्नताएं पाई जाती है। जंतुओं के प्रकार में भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं। क्या कह रहे? जलवायु परिस्थिति के अनुसार वृक्ष और अन्य प्रकार के पादप की किस्म में भिन्नताएं पाई जाती है। ये चैप्टर जो है ना, आपको पर्यावरण के अनुसार सोचना है, ज़्यादा याद करना नहीं है, बस 1-2 बार पढ़ लेना है।
आपकी काम खत्म हो जाएगी। कहता है वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और क्षयमान पत्तियां, फलों, बीज, टहनी और छोटे शाकों से ढकी हुई थी। क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। मतलब ये सीधा सीधा कहना चाह रहा है कि जब ये लोग जंगल में गया तो जंगल में नीचे ढेर सारे पत्ते, टहनी ये सभी गिरा हुआ देखा। वहाँ पर उसको कुछ मकड़ी, कीट, गिलहरी ये सभी एक दूसरे को खाते देखा। तो उसने देखा कि उसके नीचे जो है क्षयमान मतलब गिरा हुआ, बर्बाद हुआ पर जो टहनी, पत्ता ये सभी है, उसके कारण नीचे का जो परत है वो गर्म और आर्द्र हुआ था। कैसा था? गर्म और आर्द्र था। तो याद रखना है कि क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म होते हैं। फिर क्या है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना है, यहाँ से थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट बनेगा। प्रोफेसर अहमद ने बताया तुमने स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषी के बारे में पढ़ा है। क्लास 6 और 7 दोनों में हमने पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु चाहे वो शाकभक्षी हो अथवा मांसभक्षी हो, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। सभी जंतु चाहे वो मतलब शाक यानी कि मांस शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, और वो पादप पर ही निर्भर होता है। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण यहाँ पर दिया है कि घास को कीटों द्वारा खाया जाता है और कीट को मेढक खा लेता है, मेढक को सांप खा लेता है और इस प्रकार एक खाद्य श्रृंखला बनती है। इस खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो घास, फिर कीट, फिर मेढक, फिर सर्प, फिर उकाब यानी कि गरुड़। यानी कि घास जो है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा में कीट, तीसरा में मेढक, चौथा में सर्प, पांचवा में गरुड़। मुख्य रूप से 3 ही उपभोक्ता होता है, फिर है मतलब उत्पादक होता है। एक प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इस वाले क्रम में 5 उपभोक्ता, घास प्राथमिक, कीट द्वितीय, मेढक तृतीय, सर्प चतुर्थ और पांचवा गरुड़। ठीक है, तो ये भी याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से किस कथन में 5 उपभोक्ताओं का वर्णन है, तो इस तरह से याद रखना है। अब आगे बढ़ें। हाँ, तो कहता है कि वन में अनेक वृक्ष श्रृंखलाएं पाई जाती है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंध होते हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दे तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होगा। यानी कि वन में अगर वृक्ष को हम अलग कर दे तो उसके सभी घटक को प्रभावित कर सकता है, यानी कि सब एक दूसरे से श्रृंखला बनाता है। ये देखिए क्या है कि वन में पादप, मिट्टी और अपघटक का परस्पर संबंध। मिट्टी, जल, ये सभी नीचे अपघटक है, पोषक है, ऊपर से हमें प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये सब याद रखना है। कहता है कि पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्मजीव क्या खाते हैं। ध्यान देना है कि मशरूम और अन्य सूक्ष्मजीव जो है क्या खाते हैं। तो प्रोफेसर अहमद बता रहे हैं कि ये मृत पादप और जंतु तक को खाते हैं। तो आपको याद रखना है कि मशरूम और सूक्ष्मजीव क्या खाते हैं। तो मृत पादप और जंतु तक को खाते हैं। उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहा जाता है। यानी कि ह्यूमस का प्रयोग कौन करता है? तो मशरूम और अन्य सूक्ष्मजीव। मशरूम और अन्य सूक्ष्मजीव क्या खाता है? तो मृत पादप और जंतु तक को खाता है। पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्मजीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि अपघटक का क्या है? तो पादप और जंतुओं के मरे हुए शरीर को जब ह्यूमस में बदल देता है, यानी कि उसको सूक्ष्मजीव में उसको तोड़ देता है, परिवर्तित कर देता है, तो वह अपघटक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपघटक कहलाता है। अब कहता है कि ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादप और जंतु के पोषक तत्व मिट्टी से निर्मुक्त होते रहते हैं। क्या है? ह्यूमस जहाँ पर है वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि मरे हुए पादप और जंतु के पोषक तत्व मिट्टी में निर्मुक्त होता है, यानी कि मिट्टी में वो मिलता है। क्या होता है? मिट्टी में उसके मरे हुए पोषक तत्व मिलता है।
वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूल द्वारा अवशोषित कर ले जाते हैं। यानी कि जो जीव जंतु पेड़ पौधा मरता है वो मिट्टी में रहता है, ज़मीन पर रहता है, वो धीरे धीरे सड़ गल करके वो अपनी ऊर्जा, अपनी ऊष्मा को नीचे ज़मीन में परिवर्तित कर देता है और पुनः उसी ऊष्मा को वो क्या करता है, अन्य पेड़ पौधे जो सजीव पेड़ पौधे होते हैं वो उसको क्या करता है, अपने ऊर्जा के लिए प्रयोग करता है। क्लियर? आगे देखिए, कहता है शीला ने पूछा जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है। टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गीध, कौवा, गीदड़ और कीटों का भोजन बन जाता है। जो मरा हुआ जंतु होता है वो गीध, कौवा, गीदड़ ये सभी खा जाता है। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। अब आगे है कि पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह भी समझाया है कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। वन को हरे फेफड़ा क्यों कहा जाता है, तो अहमद जी समझा रहे हैं कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करता है। पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन को मुक्त करता है। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा फेफड़ा कहा जाता है। और ये याद रखना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है, पादप जंतु को ऑक्सीजन देगा, जंतु पादप को कार्बन डाइऑक्साइड देता है, याद रखना। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करता है और बाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मुक्त करता है। वृक्ष जो है अपने मूल यानी कि जड़ से जल अवशोषित करता है और बाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प मुक्त करता है। अब क्या है, और भी थोड़ा सा है। कहता है टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादप और जंतुओं का आवास ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वन केवल पादप और जंतुओं का आवास ही नहीं है, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों को हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियाँ प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधीय पादपों के बारे में जानते हैं। यानी कि वन जो है केवल पादप और जंतु का नहीं, आदमियों का भी आवास क्षेत्र होता है। अब है कि सघन झाड़ियों और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। सघन मतलब जो घना वन होता है, जंगल होता है, वो मांसभक्षी जीव से अन्य जीवों को बचाता है। अब यहाँ देखिए, प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनके लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते। तो याद रखना है कि जंगल में किसी जानवरों के बारे में पता लगाने के लिए जो वन के अधिकारी होते हैं, लीद मतलब उसकी जो क्या बोल सकते हैं, लैट्रिन जो होता है, गोबर जो होता है, और उसके पैर को देख करके वो पता लगाते हैं कि कौन से जानवर का है। बूझों ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी छयमान ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक भृंग और कैटरपिलर यानी कि लार्वा पनप रहे थे। अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया ये नवोद्भिद कहाँ गया? हाँ, प्रोफेसर अहमद ने बताया ये नवोद्भिद कुछ शाकों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। ध्यान देना है कि जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। जंतुओं का क्षयमान गोबर नवोद्भिद को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। तो ये सभी भी याद रखना है कि जंगल में लीद वगैरह जो पाया जाता है उस पर भृंग और कैटरपिलर लार्वा पाया जाता है, और ये जो क्षयमान पदार्थ या गोबर है वो पोषक तत्व के रूप में पौधों को मिलता है। पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों का अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांसभक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। यानी कि ये कह रहा है कि जहाँ पर शाकाहारी जानवर अधिक होगा वहाँ मांसाहारियों के लिए भोजन अधिक होगा।
जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती है। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। क्या कह रहा है? अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। याद रखना है, गतिक सजीव इकाई किसे कहा जाता है? तो वन को कहा जाता है। गतिक सजीव इकाई वन को कहा जाता है। अब आगे देखें तो और कुछ तो है नहीं यहाँ पे। और तो नहीं है। ये वाला आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि क्या होता है वन नष्ट हो तो क्या होगा। तो कहता है कि यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। ये अक्सर पूछा जाता है ना। फिर कहता है पेड़ और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। मतलब जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो पेड़ों की अनुपस्थिति में मिट्टी जल को नहीं बांध पाती है जिससे बाढ़ आती है। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण घातक है, मतलब वनों का काटना घातक है। सोचिए हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। अब आगे क्या चलें, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करता है। क्या कह रहा है? कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक। तो ध्यान रखना है कि वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक कौन है? तो वन है, और उसे अवस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौमजल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्ष तथा अन्य पौधे के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति में मिट्टी वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। मतलब सीधा है कि वन अगर आपका नहीं होगा तो ज़्यादा बारिश होगा, मिट्टी कट के बह जाएगा तो अपरदन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरदन हो जाता है। अब कह रहा है कि लौटते समय बच्चों ने टीबू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफ़ी सुहावना था। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है, हवा भी ठंडी रहती है, यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है क्योंकि वन वहाँ से गुजरने वाले सड़कों के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और कुछ तब यहाँ है कि बच्चों ने लिखा वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मिट्टी की सुरक्षा करते हैं। यानी कि ये आपका आखिरी हो गया। ठीक है, कि वन जो है हमें ऑक्सीजन देगा, मिट्टी की सुरक्षा करेगा, अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करेगा। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाने रखने में सहायक होगा। वन औषधीय पादप, काष्ठ और अनेक अनुपयोगी उत्पादों के स्रोत है। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। यानी कि ऊपर जितना पढ़े वो सभी का ये आखिरी सारांश है कि वन हमें ऑक्सीजन देगा, मिट्टी की सुरक्षा करेगा, जंतुओं को आश्रय देगा, वर्षा का स्तर बनाएगा, औषधीय पादप देगा, काष्ठ देगा, अनुपयोगी उत्पाद देगा। ये सभी वन से मिलता है। और ये था हमारा पॉइंट ख़त्म। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा? प्रमुख शब्द तो एक पढ़ा वृक्ष वितान, एक पढ़ा शिखर, एक अपघटक, ह्यूमस, पुनर्जनन, बीज प्रकीर्णन, मृदा अपरदन, अधोतल और वन अपरोपण। इसके बाद हमने क्या सीखा? पूरी कहानी का सारांश। तो कहता है वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वन विभिन्न पादपों, जंतु और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पतियां सबसे नीचे की परत बनाती है। शाक वनस्पतियां सबसे नीचे की परत बनाती है। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन वृद्धि करते और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं।
मिट्टी वन की वृद्धि करने और उसके पुनर्जनन में सहायक होती है। वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। वन इस समुदाय को जीवन का आधार प्रदान करता है। वन जो है इस समुदाय को जीवन का आधार प्रदान करता है। वन जलवायु चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करता है। वन जो है जलवायु चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करता है। ये सभी आपको याद रखना है। ओवरऑल ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अब आइए कुछ प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति करना, कहता है कीट, तितली, मधुमक्खी और पक्षी पुष्पीय पादपों की में सहायता करता है। पुष्पीय पादपों की जनन में, मतलब जो क्या बोलते हैं निषेचन करने के लिए जो प्रजनन क्रिया होता है उसमें सहायता करता है। वन परिशुद्ध करते हैं हवा और वायुमंडल को। शाक वन में डैश परत बनाते हैं। शाक वन में डैश परत बनाते हैं। आगे क्या है कि वन में क्षयमान पत्तियों और जंतुओं की लीद डैश को समृद्ध करते, मतलब ह्यूमस को समृद्ध करते। ठीक है, अब आगे देखें तो यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव कि निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाख और केरोसिन। तो केरोसिन वन उत्पाद नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर एक करेगा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं। वन मृदा को अपरदन से बचाता है, बिल्कुल। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ये तो गलती है। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है कि वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, यही गलत है। फिर कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम क्या है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने वाले उत्पाद का नाम क्या है। बालू, मशरूम, ह्यूमस, कास्ट। तो सही आंसर हो जाएगा ह्यूमस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव सवाल भी मैंने करवा दिया और जो कुछ था वो आपका कंप्लीट होता है अब यहाँ से। अब कह रहा है कि क्या आप जानते हैं, तो भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 21% वन क्षेत्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से यह निरंतर कम होता जा रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमने वन आच्छादित क्षेत्र के महत्व को समझ लिया है। हाल के वर्षों में किए गए सर्वेक्षणों में यह संकेत मिल रहे हैं कि वन आच्छादित क्षेत्र में थोड़ी वृद्धि हुई है। ओवरऑल 71% हम लोगों ने सुबह जल में पढ़ा था 16 नंबर चैप्टर में। 17 नंबर में हमने पढ़ा 21% लगभग क्या होता है, तो वन क्षेत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर नंबर 17 भी ओवरऑल पूरी तरह समाप्त होता है। अब बचा मात्र एक चैप्टर, और वो एक चैप्टर क्या बचा है, 18वां नंबर चैप्टर। वो भी पर्यावरण से आधारित ही चैप्टर होगा, तो उसको भी आप जरूर देख लेंगे। ऐसा नहीं कि आखिरी चैप्टर है छोड़ दो, नहीं, अंत भी सही करेंगे, स्टार्ट भी सही करेंगे। तो चैप्टर नंबर 18 देख करके आपका क्लास 7 पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। चैप्टर नंबर 18 अगले वीडियो में, यानी कि कल के वीडियो में आपको हम दे देंगे। तो अब अपना सुझाव, सजेशन जो भी है वो आप हमें बताएंगे। आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, कैसा लगा कि आपने पूरी क्लास 6 और 7 पूरा देखा है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या आपने अपना नोट्स तैयार किया है। ठीक है, तो मिलते हैं हम क्लास 17 के अंतर्गत, क्लास 18 के चैप्टर नंबर में। तो अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आप वीडियो को एक बार शेयर करें, नए नए लोगों तक पहुंचाएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर करें। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।